हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा केमिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है। अब पॉइजनस ये कैसे होती है? पॉइजनस इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही ये हमारे ब्लड में जाती है, हमारे अंदर जाती है, जब हम सांस लेते हैं हमारे अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है तो वो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है और ये जो नॉर्मल जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है उससे 300 गुना ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए ये क्या करती है, ये जैसे ही हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होती है तो ये ऑक्सीजन को हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स तक जाने से रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सफोकेशन होती है। सफोकेशन होती है तो अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो जाती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये फ्यूल गैसेस में भी यूज होती है, जैसे कि वाटर गैस हो गया, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होते हैं। प्रोड्यूसर गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होते हैं। ये वाटर गैस क्या है, प्रोड्यूसर गैस क्या है, ये हम पीछे के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज किया जाता है कुछ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आती कहाँ से है? अब कभी कभार होता क्या है, हम रात को सो जाते हैं कमरा बंद करके, अंगीठी जला के कमरे में या हीटर चला के कमरे में, तो उस केस में क्या होता है कि कमरे में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज्यादा हो जाती है, बाकी की जो गैसेस होती है, ऑक्सीजन होती है, वो कम रह जाती है। तो जिसके चलते हुए हमारी सांस के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है और फिर अंदर जाकर तो आगे फिर वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तो अल्टीमेटली सफोकेशन होती है और पर्सन की डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है और हवा से ये 1.5 गुना ज्यादा हैवी होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमने देखा पॉइजनस थी, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये नॉन पॉइजनस गैस है। अब जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है कितनी होती है, 0.03% होती है। तो इसलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये एनिमल और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए ही जरूरी है। और अगर इन केस हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना हो, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रह जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ह्यूमंस और एनिमल्स मर जाएंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एनिमल्स नहीं बोलेंगे, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का काम होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। बट इन केस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए और ऑक्सीजन खत्म हो जाए या बिल्कुल ही खत्म हो जाए या थोड़ी बहुत रह जाए, तो उस केस में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स मर जाएंगे। राइट। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं अंडर 50 to 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंडर, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और जैसे ही लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को हम इवेपोरेट करते हैं तो उसके बाद ये बन जाती है ड्राई आइस। ये क्या सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी जब इसकी इवेपोरेशन होगी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसके बाद ये फिर ड्राई आइस में चेंज हो जाएगी। ड्राई आइस को यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 5% होती है और ऑक्सीजन 95% होती है, इस मिक्सचर को बोलते हैं कार्बोजन। और कार्बोजन यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए। उन पेशेंट्स के लिए कार्बोजन यूज किया जाता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के विक्टिम्स होते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको कार्बोजन के थ्रू आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दी जाती है। मतलब कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में जो दिया जाता है वो कार्बोजन दिया जाता है, जिसमें 95% ऑक्सीजन होती है और 5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। राइट। अब इसमें दो छोड़ दिए हैं मैंने, एक ऑक्सीजन और एक ओजोन, जो कि मैंने पीपीटी में भी ऐड नहीं किए, तो एक बार उनके बारे में मैं ऐसे ही बता देती हूँ। तो अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। जो हवा है, हवा में अप्रोक्सीमेटली 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है, जो हमारी एयर है। तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ऑक्सीजन भी अगेन कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है। इसका ना कोई कलर होता है, ना ऑर्डर होता है, ना ही कोई टेस्ट होता है। और इसके जो आइसोटोप्स होते हैं वो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, जो ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं।
ऑक्सीजन गैस जो एटमॉस्फेयर में आती है वो आती कहाँ से है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि दिन टाइम प्लांट्स के नीचे बैठना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उससे दिन टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है जिसकी वजह से प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है तो अल्टीमेटली प्लांट से ऑक्सीजन निकलती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि दिन में पेड़ों के नीचे बैठो, अच्छा होता है, वो ऑक्सीजन भी देते हैं। ऑक्सीजन को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी यूज किया जाता है। जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती है या हार्ट एलिमेंट्स वाले पेशेंट्स हो गए, या फिर कोई जो हाइट पे चढ़ते हैं, माउंटेन्स वगैरह पे चढ़ते हैं, तो वो भी साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जाते हैं। या फिर कोई सी डाइवर्स जो होते हैं, जो डीप ओशियंस में जाते हैं या सीज में जाते हैं, पानी के अंदर अंडर वाटर जाते हैं, तो वो भी साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जाते हैं। अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन फिर हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में पहुंच जाती है और ब्लड में जाकर हीमोग्लोबिन में मिक्स हो जाती है और वहां से फिर हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाती है और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाकर ये ऑक्सीडेशन का काम करती है। बेसिकली ये हमारी डाइजेशन में भी हेल्प करती है, और जब डाइजेशन होती है तो उसके बाद हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज है उनके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है ना, लिक्विड ऑक्सीजन को यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजर इन स्पेस रॉकेट्स। लिक्विड ऑक्सीजन को स्पेस रॉकेट्स में भी यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजर, राइट। फिर नेक्स्ट आता है ओजोन। अब ऑक्सीजन और ओजोन ये दोनों मैंने पहले छोड़ दिए थे, ये आते हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड से पहले आते हैं ऑक्सीजन एंड ओजोन। तो ऑक्सीजन में बता चुकी हूँ। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन पेल ब्लू कलर की गैस होती है और इसकी पंजेंट स्मेल होती है, बड़ी गंदी सी स्मेल होती है इसकी वेपर डेंसिटी होती है 24। ओजोन की वेपर डेंसिटी 24 है और जो हवा है उसकी वेपर डेंसिटी 14 है। इट मीन्स कि जो ओजोन है वो हैवी है देन एयर। तो ओजोन जो होती है, ओजोन न्यूट्रल कैरेक्टर की होती है, मतलब कि ओजोन ना तो एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, ये न्यूट्रल होती है। तो इसीलिए न्यूट्रल होने की वजह से ही ये अपना कलर चेंज नहीं करती। चाहे आप इसको ब्लू लिटमस पेपर के पास लेकर जाओ या रेड लिटमस पेपर पे डालो, तो ये उसका कलर चेंज नहीं करेगी। रीजन बीइंग कि ओजोन जो गैस है वो न्यूट्रल होती है। ये ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स में ही आती है। जो ओजोन होती है ऑक्सीजन की ही एक टाइप में आती है ओजोन भी। तो ओजोन का काम क्या है, ओजोन जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनके इफेक्ट को कम करती है, अर्थ तक पहुंचने से उनको रोकती है। तो इसीलिए जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें ओजोन की, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में बेसिकली ओजोन की एक लेयर बनी हुई है जो कि सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पे पहुंचने से रोकती है। खैर ये वाला पार्ट ज्योग्राफी का हो जाता है, तो हम केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओजोन को वाटर में यूज किया जाता है एज ए स्टेरिलाइजिंग, ठीक है, वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए ओजोन को यूज किया जाता है। ओजोन को जर्मिसाइड की तरह भी यूज किया जाता है, एज ए डिसइंफेक्टेंट भी ओजोन को यूज किया जाता है। और ओजोन को एज ए ब्लीचिंग एजेंट भी यूज किया जाता है कुछ फाइबर्स में, ऑयल्स वगैरह में, और इसको इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है सिल्क और सिंथेटिक कैम्फर बनाने के लिए, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट ओजोन। फिर नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रोजन पे। अगर हम एटमॉस्फेयर में बाय वॉल्यूम बात करें तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन कितनी थी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी 0.03%। जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसको हम रेफ्रिजरेशन में भी यूज करते हैं। नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी जरूरी होती है। जो अमोनिया बनता है, अमोनिया भी नाइट्रोजन से ही बनता है। तो अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और ये अमोनिया नाइट्रोजन से बनता कैसे है, बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया जाता है। कैसे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो जिसमें फिर अल्टीमेटली अमोनिया बनता है। अमोनिया अमोनिया कहाँ पे यूज होता है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट में यूज होता है और HNO3 बनाने के लिए यूज होता है। HNO3 क्या होता है,
HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए भी अमोनिया यूज़ किया जाता है। अमोनिया बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, लाइक यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम सॉल्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए यूज़ होता है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए यूज़ होता है, और जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो भी अमोनिया की हेल्प से ही होती है। फिर नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एनिमल्स और प्लांट्स में होता है, प्लांट्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है इनफैक्ट, और प्लांट्स और एनिमल्स में ये कहाँ पे होता है, ये बोन्स में प्रेजेंट होता है और DNA में भी प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड का भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। जो फॉस्फोरस है ना, ये इसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि एलोट्रॉप्स मीन्स इसकी आगे टाइप्स होती है, लाइक व्हाइट और येलो फॉस्फोरस हो गया, रेड फॉस्फोरस हो गया, ब्लैक फॉस्फोरस हो गया। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो रेड फॉस्फोरस से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी रेड फॉस्फोरस से ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं एज ए ब्लीचिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसका रिड्यूसिंग नेचर होता है, और जो इससे जो सल्फर डाइऑक्साइड से ब्लीचिंग होती है वो टेम्परेरी ब्लीचिंग होती है। तो जैसे ही हम आर्टिकल को, जो सल्फर डाइऑक्साइड से ब्लीचिंग करी हुई है जिस आर्टिकल की, जैसे ही हम उस आर्टिकल को हवा में लेकर जाते हैं तो वो फिर से अपना ओरिजिनल कलर रिगेन कर लेता है, वापस अपने पुराने कलर में फिर से आ जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस आते हैं 17th ग्रुप के एलिमेंट्स है। इनका फायदा क्या होता है, इनके यूजेस क्या है? इनको यूज किया जाता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाने के लिए और सल्फर हेक्साफ्लोराइड बनाने के लिए। इसके अलावा इनको हैलोजेंस को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करा जाता है, एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यूज किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्रियोन, जब उनको हम रेफ्रिजरेंट और एरोसोल में यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं फ्रियोन। जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं ना, नॉन स्टिक बर्तन जो हम घर में यूज करते हैं, तो वो बेसिकली बनते हैं टेफ्लॉन के। क्लोरीन को यूज किया जाता है PVC बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए और हर्बिसाइड्स बनाने के लिए। जो क्लोरीन है ये भी एक ब्लीचिंग एजेंट है, और क्लोरीन की जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ये कैसे होता है, उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। और इसके थ्रू जो ब्लीचिंग होती है ना, क्लोरीन के थ्रू जो ब्लीचिंग होती है वो परमानेंट ब्लीचिंग होती है। अमोनिया वाली जो ब्लीचिंग हमने देखी थी वो टेम्परेरी ब्लीचिंग थी, कुछ टाइम के लिए थी। जैसे ही हम हवा में जाते थे तो वो ब्लीचिंग जो होती थी वो खत्म हो जाती थी, जो आर्टिकल होता था वो पुराने कलर में वापस आ जाता था। बट जो इसकी ब्लीचिंग होती है, जो क्लोरीन की ब्लीचिंग होती है, ये परमानेंट होती है। इसका जो कलर होता है वो वापस से रिस्टोर नहीं होता, अपने ओरिजिनल कलर में वो वापस दोबारा से नहीं आता। और इसको वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर में भी एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है। इसके अलावा ब्रोमीन को यूज किया जाता है एथिलीन ब्रोमाइड सिंथेसिस के लिए, और उसको फिर आगे लेडेड पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आती है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस को नोबल गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट गैसेस कौन सी होती है? जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, अपने आप में एक स्टेबल गैसेस होती है, लाइक हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी इनर्ट गैसेस है, और ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में आती है। रेडॉन को छोड़ के बाकी सारी की सारी इनर्ट गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। आर्गन को यूज किया जाता है वेल्डिंग के लिए, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उनमें भी आर्गन गैस यूज की जाती है। जो हीलियम होती है, हीलियम गैस बहुत ही लाइट गैस होती है, हल्की होती है और नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, मतलब इसको आग नहीं लगती। तो इसीलिए हीलियम को बैलून में भी यूज किया जाता है, और वेदर इंडिकेशन के लिए भी हीलियम गैस यूज की जाती है। जो नियॉन गैस है वो ट्यूब में यूज करी जाती है। जो ट्यूब्स होती है घरों में, तो जो ग्लो करती है, हमारी ग्लो लाइट्स होती है, उनमें भी नियॉन गैस यूज करी जाती है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।